द डार्क लेगेसी, एक नया सफर। अध्याय 53, रॉयल एम्पायर का बुलावा और विक्रम का अनसुलझा रहस्य। पिछली बार आपने देखा कि कल्टीवेशन की उस शापित और खौफनाक ई रैंक की चुनौती को स्वीकार करने के बाद जैसे ही रात के ठीक 12 बजे आर्यन की चेतना इस काल्पनिक जादुई दुनिया से पूरी तरह गायब हो गई और वह सुबह के 6 बजे अपनी असली दुनिया में वापस लौट आया, जहां आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण इंटरव्यू होने वाला था। दरअसल आर्यन ने कल ही इस शहर के सबसे प्रतिष्ठित और वीआईपी स्कूल रॉयल एम्पायर में अपनी आगे की उच्च स्तर की पढ़ाई के लिए अप्लाई किया था। इस स्कूल का इतिहास रहा है कि यहां एडमिशन के लिए सामान्यतः हफ्तों का वक्त लगता है और इतनी जल्दी कभी भी किसी को रिप्लाई या इंटरव्यू कॉल नहीं आता। लेकिन इस बार मामला पूरी तरह अलग और असाधारण था। आर्यन ने न सिर्फ अपने शहर में बल्कि पूरे रूपनगर डिस्ट्रिक्ट में 99.4% अंकों के साथ ऐतिहासिक टॉप किया था। उसकी इस अकल्पनीय और रिकॉर्ड तोड़ सफलता को देखते हुए स्कूल मैनेजमेंट और खुद प्रिंसिपल सर ने बिना एक पल की भी देरी किए तुरंत आर्यन को स्पेशल इंटरव्यू के लिए आमंत्रित कर लिया था। सुबह के 7:30 बज चुके थे। आर्यन पूरी तरह तैयार होकर अपने दादाजी के साथ स्कूल जाने के लिए लिविंग रूम में खड़ा था। उसकी माँ और दादी माँ उसकी आरती उतार रही थीं। दादी माँ ने आर्यन के माथे पर तिलक लगाते हुए बेहद प्यार और गर्व से कहा, मेरा बच्चा आज इतने बड़े स्कूल में कदम रखने जा रहा है। भगवान तेरी बुद्धि और तेरी मेहनत को हमेशा ऐसे ही बनाए रखे। देखना, तू वहां भी सबका दिल जीत लेगा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए दादी माँ के पैर छुए और कहा, सब आपका और माँ का आशीर्वाद है दादी माँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। तभी उसकी माँ, जिनकी आंखों में गर्व के साथ साथ एक गहरा सन्नाटा और उदासी भी छिपी हुई थी, ने आर्यन के कॉलर को ठीक करते हुए कहा, आर्यन, अच्छे से इंटरव्यू देना बेटा। तूने जो मेहनत की है उसका फल तुझे जरूर मिलेगा। बस अपना हौसला कभी मत खोना। जैसे ही आर्यन और उसके दादाजी घर के मुख्य दरवाजे से बाहर निकलकर आगे बढ़े, पीछे खड़ी माँ और दादी माँ की आंखें अचानक भर आईं। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बेहद भावुक हो गईं। दादी माँ ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, आज अगर हमारा विक्रम यहां होता तो वो अपने बेटे को खुद अपनी कार में बिठाकर इतने बड़े स्कूल लेकर जाता। अपने बेटे की इस कामयाबी पर सबसे ज्यादा छाती उसी की चौड़ी होती। माँ ने अपनी आंखों से बहते आंसू को छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, हाँ माँ जी, पूरे 5 साल होने को आए हैं, लेकिन विक्रम का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस, जासूस, रिश्तेदार सब हार गए। कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि उन्हें जमीन खा गई या आसमान निगल गया। एक हंसता खेलता इंसान अचानक एक रात गायब हो गया और पीछे छोड़ गया तो बस ये अंतहीन इंतजार। दोनों ने एक दूसरे को ढांढस बंधाया और आर्यन की सलामती की दुआ करने लगीं। उधर आर्यन और उसके दादाजी ऑटो पकड़कर शहर के सबसे महंगे और आलीशान इलाके में स्थित रॉयल एम्पायर स्कूल के मुख्य गेट पर पहुंच चुके थे। इस स्कूल का दृश्य बिल्कुल इसके नाम की तरह ही था, शाही, भव्य और अदम्य। ऊंचे ऊंचे संगमरमर के पिलर्स, विशाल जादुई जैसे दिखने वाले फव्वारे और कड़े सुरक्षा इंतजाम। चारों तरफ महंगी और लग्जरी गाड़ियों का तांता लगा हुआ था। उसी भीड़ में शिवानी भी खड़ी थी, जिसने इस स्कूल का बेहद कठिन एंट्रेंस टेस्ट पास कर लिया था और वो बेहद गर्व से अपने दोस्तों के साथ घूम रही थी। वहीं दूसरी तरफ ईशानी आज अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने के लिए अपने पिता के साथ स्कूल आई थी। जैसे ही आर्यन आगे बढ़ा, उसकी नजर ईशानी पर पड़ी। ईशानी ने आर्यन को देखते ही खुशी से हाथ हिलाया, अरे आर्यन, तुम यहां? वाओ, मुझे पता था कि तुम जैसे डिस्ट्रिक्ट टॉपर को ये स्कूल कभी नहीं छोड़ेगा। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, हेलो ईशानी, हाँ, आज मेरा इंटरव्यू है। तभी आर्यन के दादाजी और ईशानी के पापा एक दूसरे को देखकर चौंक गए और दोनों के चेहरों पर पुरानी पहचान की चमक आ गई। ईशानी के पापा कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि शहर के एक बेहद ईमानदार और कड़क पुलिस ऑफिसर थे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वे आर्यन के लापता पिता विक्रम के सबसे पक्के और अजीज दोस्त थे। आज भी वे ही विक्रम के इस रहस्यमयी केस पर पूरी शिद्दत से काम कर रहे थे। ईशानी के पापा ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुम अंदर जाओ और अपने इंटरव्यू की तैयारी करो। मुझे तुम्हारे दादाजी से कुछ जरूरी बात करनी है। इसके बाद दादाजी और ईशानी के पापा उन दोनों बच्चों को अकेला छोड़कर स्कूल के एक शांत कोने में बेंच पर जाकर बैठ गए। ईशानी के पापा ने बेहद गंभीर और दबी आवाज में दादाजी से कहा,
रमेश जी, मैं पिछले 5 सालों से विक्रम के केस की एक एक फाइल को 100 बार खंगाल चुका हूं, लेकिन सच कहूं तो मुझे आज तक एक भी ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला जिससे हम किसी नतीजे पर पहुंच सकें। कसम से, ऐसा लगता है कि किसी बहुत बड़ी और अदृश्य ताकत ने उस रात सारे सबूतों को हवा में गायब कर दिया था। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, वो मेरा भाई जैसा दोस्त था। दादाजी ने नम आंखों से कहा, मैं जानता हूं इंस्पेक्टर साहब, आप हमारी आखिरी उम्मीद हैं। बस भगवान करे कि वो जहां भी हो सुरक्षित हो। आर्यन को तो अब याद भी नहीं कि उसके पापा का साया कैसा होता है। दूसरी तरफ कॉरिडोर में खड़े आर्यन और ईशानी आपस में बात कर रहे थे। ईशानी ने उत्सुकता से पूछा, वैसे आर्यन, कल जब तुम्हारी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस टीवी पर आ रही थी तो मेरा पूरा परिवार हैरान था। तुम मीडिया के तीखे सवालों के जवाब इतने शांत और मैच्योर तरीके से कैसे दे रहे थे? ऐसा लग रहा था जैसे तुम किसी बहुत बड़ी कूटनीति के खिलाड़ी हो। आर्यन ने मन ही मन अपनी कल्टीवेशन दुनिया की इंटेलिजेंस और गिल्ड के राजनीतिक दबावों को याद किया और मुस्कुराते हुए कहा, बस ईशानी, जब परिस्थितियां आपको जल्दी बड़ा बना देती हैं तो जवाब अपने आप आ जाते हैं। वैसे तुम यहां डॉक्यूमेंट्स जमा करने आई हो, तो क्या तुम्हारा एडमिशन पूरी तरह कंफर्म हो गया है? ईशानी ने चहकते हुए कहा, हाँ, और मैं बहुत खुश हूं कि अब हम दोनों एक ही स्कूल में होंगे। मुझे इस स्कूल के नियमों और यहाँ के क्राउड से थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन अब तुम रहोगे तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। तभी अचानक आर्यन के दादाजी अकेले वापस आते दिखाई दिए। उनके साथ ईशानी के पापा नहीं थे। ईशानी ने हैरान होकर पूछा, दादाजी, पापा कहाँ गए? दादाजी ने आकर ईशानी के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुम्हारे पापा के पास अचानक हेडक्वार्टर से कोई बेहद जरूरी और इमरजेंसी काम का फोन आ गया था, जिसके लिए उन्हें तुरंत ड्यूटी पर निकलना पड़ा। उन्होंने मुझसे कहा है कि वे शाम को तुम्हें आर्यन के घर से पिकअप कर लेंगे। तब तक के लिए उन्होंने तुम्हें हमारे साथ रुकने के लिए कहा है। क्या तुम हमारे घर चलोगी? ईशानी ने खुशी खुशी कहा, अरे बिल्कुल दादाजी, आंटी के हाथ का खाना खाने का तो मेरा वैसे भी बहुत मन था। तभी लाउडस्पीकर पर आर्यन का नाम अनाउंस हुआ, अटेंशन प्लीज, रोल नंबर 101, आर्यन कृपया इंटरव्यू रूम नंबर 1 में रिपोर्ट करें। आर्यन ने दादाजी और ईशानी को देखा, दोनों ने उसे थम्स अप किया और आर्यन पूरे आत्मविश्वास के साथ भारी दरवाजे को धकेलकर इंटरव्यू रूम के भीतर दाखिल हो गया। कमरे के भीतर एक विशाल अर्धवृत्ताकार मेज के पीछे 3 सीनियर इंटरव्यूअर्स बैठे हुए थे। उन तीनों के बीच में स्वयं इस स्कूल के मुख्य प्रिंसिपल सर बैठे थे। प्रिंसिपल सर ने कल टीवी पर आर्यन की वो ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी और वे आर्यन के तार्किक, बेखौफ और गहरे जवाबों से अंदर तक बेहद प्रभावित इम्प्रेस थे। वहीं उनके बगल में एक और वाइस प्रिंसिपल स्तर का आदमी बैठा था, जो थोड़ा नाखुश और चिढ़ा हुआ नजर आ रहा था। दरअसल वो आर्यन की इस मेरिट सीट पर शहर के एक बड़े उद्योगपति के बेटे को डोनेशन के दम पर एडमिशन दिलवाना चाहता था, लेकिन प्रिंसिपल सर ने उसके इस भ्रष्ट प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया था। प्रिंसिपल सर ने आर्यन के डॉक्यूमेंट्स देखते हुए बहुत ही गंभीर और कड़क आवाज में पहला सवाल दागा, आर्यन, तुम्हारे मार्क्स और तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों ही कमाल के हैं, लेकिन रॉयल एम्पायर सिर्फ किताबी कीड़ों का स्कूल नहीं है। यहां हम लीडर्स बनाते हैं। मेरा सवाल यह है कि कड़े मानसिक दबाव और विपरीत परिस्थितियों में जब सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा हो, तब आप खुद को और अपनी टीम को कैसे संभालेंगे? क्या आपके पास कोई व्यावहारिक अनुभव है? आर्यन ने सीधे प्रिंसिपल सर की आंखों में देखा। उसकी आंखें इस वक्त एक सामान्य छात्र की नहीं, बल्कि मूनलाइट गिल्ड की अदालत में साम्राज्य सत्ता के सामने फौलाद बनकर खड़े एक निडर कल्टीवेटर की थीं। आर्यन ने बेहद शांत और गूंजती हुई आवाज में जवाब दिया, सर, दबाव और विपरीत परिस्थितियां किसी भी इंसान के लिए एक कसौटी की तरह होती हैं। जब सब कुछ हमारे खिलाफ जा रहा हो, तब टीम का लीडर अगर खुद घबरा जाए तो पूरी टीम बिखर जाती है। मेरा मानना है कि ऐसी स्थिति में सबसे पहले अपनी भावनाओं, इमोशंस को पूरी तरह शून्य कर देना चाहिए और केवल ठंडे दिमाग से रणनीति पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपके इरादे सच्चे हैं और आपके पास अपनी टीम के प्रति वफादारी है, तो आप मौत के मुंह से भी रास्ता निकाल सकते हैं। मैंने अपनी व्यक्तिगत जिंदगी के संघर्षों में ये सीखा है कि डर के सामने झुकने की बजाय डर की आंखों में आंखें डालकर खड़े हो जाना ही एकमात्र समाधान है। ये गहरा और अदम्य जवाब सुनकर प्रिंसिपल सर के चेहरे पर एक अत्यंत संतुष्ट और चमकीली मुस्कान आ गई। लेकिन वह चिढ़ा हुआ आदमी अभी भी चुप नहीं रहा। उसने बीच में टोकते हुए थोड़े तीखे लहजे में पूछा,
ये तो किताबी और फिलोसॉफिकल बातें हो गईं आर्यन। व्यावहारिक बात करो। इस स्कूल की फीस बहुत ज्यादा है और तुम एक बेहद साधारण बैकग्राउंड से आते हो। इस एलीट और अमीर क्राउड के बीच तुम खुद को कैसे एडजस्ट करोगे? क्या तुम्हें यहां हीन भावना, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस नहीं होगी? आर्यन के चेहरे पर एक शातिर और फौलादी मुस्कान उभरी। उसने बहुत ही गरिमापूर्ण तरीके से कहा, सर, सम्मान और प्रतिष्ठा कपड़ों की कीमत या बैंक बैलेंस से तय नहीं होती। वो इंसान के चरित्र, उसकी योग्यता और उसकी रीढ़ की हड्डी की मजबूती से तय होती है। पैसा और एलीट बैकग्राउंड विरासत में मिल सकते हैं, लेकिन बुद्धिमत्ता और प्रतिभा को केवल अपनी मेहनत की आग में तपकर ही कमाया जा सकता है। मुझे गर्व है कि मैं एक साधारण परिवार से हूं, क्योंकि मेरी इस सादगी ने मुझे जमीन से जुड़े रहना और लड़ना सिखाया है। इस स्कूल के अमीर छात्र अगर अपनी कारों और पैसों से इस स्कूल की शोभा बढ़ाएंगे, तो मैं अपनी असाधारण योग्यता और इस स्कूल का नाम पूरे देश में रोशन करके इसकी प्रतिष्ठा को एक नए मुकाम पर ले जाऊंगा। इसलिए हीन भावना मुझे नहीं, बल्कि उन्हें होनी चाहिए जो सिर्फ पैसों के दम पर यहां टिके हैं। आर्यन के इस करारे, वजनदार और दूरदर्शी जवाब ने उस चिढ़े हुए आदमी का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। पूरे कमरे में कुछ सेकंड के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। प्रिंसिपल सर अपनी सीट से खड़े हो गए और उन्होंने आर्यन के लिए ताली बजाते हुए कहा, अद्भुत, बिल्कुल लाजवाब। आर्यन, तुम्हारी सोच और तुम्हारा ये फौलादी आत्मविश्वास ही इस स्कूल की असली पहचान है। यू आर सिलेक्टेड। प्रिंसिपल सर ने तुरंत अप्रूवल लेटर पर साइन करते हुए कहा, आर्यन, तुम्हारा सिलेक्शन इस स्कूल में हो चुका है। तुम्हें अगले 2 दिन के भीतर अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होंगे और तुम्हारी इस असाधारण योग्यता को देखते हुए स्कूल तुम्हें पूरे 70% की स्कॉलरशिप दे रहा है। यानी तुम्हें यहां की कुल फीस का केवल 30% हिस्सा ही जमा करना होगा। आर्यन ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाकर उनका धन्यवाद किया और लेटर लेकर जैसे ही कमरे से बाहर आया, सामने दादाजी और ईशानी उत्सुकता से खड़े थे। आर्यन के चेहरे की मुस्कान देखकर ईशानी चिल्ला पड़ी, ओ माय गॉड आर्यन, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया ना? आर्यन ने लेटर दिखाते हुए कहा, हाँ, और वो भी 70% स्कॉलरशिप के साथ। दादाजी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उन्होंने आर्यन को गले से लगा लिया। इसके बाद वे तीनों बेहद खुशी खुशी ऑटो पकड़कर आर्यन के घर पहुंचे। जैसे ही दरवाजा खुला, माँ और दादी माँ ईशानी को देखकर और आर्यन के सिलेक्शन की खबर सुनकर खुशी से फूले नहीं समाईं। दादी माँ ने ईशानी के सिर पर हाथ रखकर बहुत सारा आशीर्वाद देते हुए कहा, जीती रह मेरी बच्ची, कितनी प्यारी और सुशील बच्ची है। आज तो हमारे घर में साक्षात लक्ष्मी आई है। और आर्यन बेटा, तूने आज हमारा सिर ऊंचा कर दिया। माँ ने कहा, ईशानी बेटा, आज तुम हमारे घर आई हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही स्वादिष्ट और खास पकवान बनाऊंगी। तुम आराम से बैठो। दोपहर को सभी ने एक साथ बैठकर मेज पर तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया। खूब सारी पुरानी यादें ताज़ा हुईं, हंसी मजाक और गपशप का दौर चला। ईशानी भी आर्यन के परिवार के इस असीम प्यार और सादगी को देखकर बेहद खुश और भावुक नजर आ रही थी। शाम के करीब 7:30 बजे ईशानी के पापा अपनी पुलिस की गाड़ी लेकर उसे लेने आर्यन के घर पहुंचे। उन्होंने भी आर्यन को इस बड़ी कामयाबी की बधाई दी और फिर ईशानी को लेकर अपने घर लौट गए। रात के 11:30 बज चुके थे। पूरा घर पूरी तरह शांत हो चुका था और सब सो चुके थे। आर्यन अपने कमरे के बिस्तर पर बिल्कुल सीधा लेटा हुआ था। उसकी आंखें छत की तरफ टिकी थीं और वो अपनी कलाई की घड़ी को टिक टिक करते हुए देख रहा था। वो बड़ी ही बेसब्री से रात के ठीक 12 बजने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि जैसे ही 12 बजेंगे उसकी चेतना फिर से उस जादुई और खूंखार दुनिया में पहुंच जाएगी, जहां उसका वफादार साथी नन्हा श्वेत शार्दूल और वो भयानक चौथे स्तर की शापित आत्मा का E-रैंक मिशन उसका इंतजार कर रहे थे। अब अगले एपिसोड में देखना बेहद रोमांचक होने वाला है। जब रात के 12 बजे आर्यन फिर से कल्टीवेशन की दुनिया में कदम रखेगा, तो क्या वो अपनी इस नई इंटेलिजेंस और ताकत के साथ उस जानवरों के शिकार और चौथे स्तर की शापित आत्मा के जानलेवा चक्रव्यूह को तोड़ पाएगा? जानने के लिए जुड़े रहें द डार्क लेगेसी, एक नया सफर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। द डार्क लेगेसी, एक नया सफर। अध्याय 54, शक्ति का महाउत्थान, कल्टीवेटर हॉल का सौदा और डार्क जोन का भयानक द्वार। भाग 1, शक्ति का महाउत्थान और शार्दूल से वादा।
जैसे ही वास्तविक दुनिया की दीवार घड़ी ने रात के ठीक 12 बजाए, आर्यन की चेतना एक झटके के साथ घूम गई और वो पलक झपकते ही अपनी उस जादुई और रहस्यमयी दुनिया में वापस लौट आया। जब उसकी आंखें खुलीं तो चंदनपुर गांव के उस पुराने शांत घर के कमरे में सुबह के ठीक 6 बज रहे थे। खिड़की से भोर की धुंधली और ठंडी जादुई रोशनी छनकर अंदर आ रही थी। बिस्तर पर उसका वफादार साथी नन्हा श्वेत शार्दूल पहले से ही जाग चुका था और अपनी चमकदार नीली आंखें बड़ी बड़ी करके आर्यन को देख रहा था। आर्यन ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर शार्दूल को अपनी छाती से लगा लिया। उसकी मुलायम जादुई फर पर हाथ फेरते हुए उसे बेहद लाड किया। आर्यन ने शार्दूल की आंखों में देखते हुए बहुत ही गंभीर मगर दृढ़ आवाज में कहा, शार्दूल, आज का दिन हम दोनों के लिए बहुत भारी और इम्तिहान से भरा होने वाला है। जिस रास्ते पर आज हम कदम रखने जा रहे हैं, वहां कदम कदम पर मौत हमारा इंतजार कर रही है। लेकिन मुझे खुद से ज्यादा तुम्हारी वफादारी और अपनी रणनीति पर भरोसा है। हम दोनों ने मिलकर पहले भी मौत को मात दी है और मुझे पूरा यकीन है कि हमेशा की तरह हम इस खौफनाक दिन को भी सफलतापूर्वक पार कर लेंगे। शार्दूल ने मानो उसकी बात का एक एक शब्द समझ लिया हो। उसने अपनी नन्ही पूंछ हिलाई और एक धीमी मगर आश्वस्त करने वाली जादुई गुर्राहट की, जिससे कमरे का तापमान कुछ पलों के लिए बदल गया। अब समय आ चुका था उस भयानक मिशन की व्यावहारिक तैयारी करने का। आर्यन जानता था कि मौजूदा ताकत के साथ चौथे स्तर की उस शापित आत्मा के प्रभाव वाले क्षेत्र में जाना आत्महत्या जैसा होगा। उसने तुरंत अपने दिमाग के भीतर सिस्टम के इंटरफेस को सक्रिय किया। पिछली भीषण कड़ियों में, विशेष रूप से उस घटना के दौरान जब आर्यन और शार्दूल ने मिलकर उस आलीशान होटल के धोखेबाज दलाल और उसके साथ आए अत्यंत मजबूत कल्टीवेटर गुंडों का अकेले ही सामना किया था और उन्हें पूरी तरह धूल चटाई थी, उसे एक बम्पर इनाम मिला था। वे दुश्मन कल्टीवेशन के ऊंचे पड़ाव पर थे, जिसके कारण उस ऐतिहासिक लड़ाई से आर्यन को 1000 से भी ज्यादा एक्सपी एक्सपीरियंस पॉइंट्स प्राप्त हुए थे, जो अब तक उसके सिस्टम खाते में सुरक्षित रखे हुए थे। आर्यन ने बिना एक पल गवाए इस भारी एक्सपी का उपयोग करके अपने बेसिक पैरामीटर्स को अपग्रेड करने का कमांड दिया। इस जादुई रूपांतरण की प्रक्रिया शुरू होते ही सिस्टम की ठंडी आवाज गूंजी। सिस्टम नोटिफिकेशन, होस्ट द्वारा एक्सपी का उपभोग शुरू। पैरामीटर्स अपग्रेडेशन प्रक्रिया चालू। पलक झपकते ही आर्यन के स्क्रीन पर कल्टीवेशन लेवल 2 के अंतर्गत आने वाले सभी मुख्य पैरामीटर्स स्ट्रेंथ, स्टैमिना, एजिलिटी और इंटेलिजेंस, जो अब तक केवल 70 पॉइंट्स पर अटके हुए थे, वे बिजली की रफ्तार से बढ़ते हुए सीधे 100 के सर्वोच्च आंकड़े मैक्स लिमिट पर पहुंच गए। इसके साथ ही उसकी जादुई ऊर्जा का मुख्य स्रोत यानी उसका माना भी कल्टीवेशन लेवल 2 के उच्चतम स्तर को छूते हुए पूरे 200 पॉइंट्स पर पहुंच गया। जैसे ही ये पैरामीटर्स 100 पर पहुंचे, आर्यन को अपने शरीर के भीतर एक अभूतपूर्व, प्रचंड और विनाशकारी ताकत का एहसास हुआ। उसकी धमनियों में बहने वाला रक्त मानो खौलते हुए लावा में बदल गया था। उसकी मांसपेशियां फौलाद से भी ज्यादा सख्त हो गईं। उसकी आंखें इतनी पैनी हो गईं कि वो हवा में तैरते धूल के महीन कणों की गति को भी साफ देख सकता था, और उसकी मानसिक चेतना, इंटेलिजेंस, इतनी तीव्र हो गई कि वो एक ही सेकंड में युद्ध की 100 अलग अलग रणनीतियों का विश्लेषण करने में सक्षम हो गया। उसने अपनी मुट्ठी भींची तो हवा में एक जोरदार कड़कड़ाहट की आवाज हुई। अब वो कल्टीवेशन लेवल 2 के एक बेहद मजबूत कल्टीवेटर के रूप में तैयार था। कल्टीवेटर हॉल की 5वीं मंजिल और शैडो ब्लेड का सौदा। अदम्य आंतरिक शक्ति और फौलादी मांसपेशियों के इस महाउत्थान के बावजूद आर्यन के सामने इस वक्त सबसे बड़ी और गंभीर चुनौती थी एक विश्वसनीय हथियार की कमी। उसकी सबसे शक्तिशाली और वफादार तलवार ब्लैक सन उस महान ग्रेट बैरियर के जादुई जंगल में वॉइड क्रॉलर नामक उस अमानवीय और अत्यंत खतरनाक जीव से लड़ते वक्त पूरी तरह चकनाचूर हो गई थी। हालांकि उस दिव्य तलवार की जादुई मूठ हिल्ट अभी भी आर्यन के पास पूरी तरह सुरक्षित थी, और उस भयानक युद्ध के बाद उस मूठ के भीतर कुछ अजीब सुलगते हुए और अज्ञात जादुई परिवर्तन भी हुए थे, जो समय आने पर ही उजागर होने वाले थे। आर्यन हर हाल में अपनी उस प्रिय तलवार ब्लैक सन को फिर से पुनर्जीवित रिफॉर्ज करना चाहता था। सौभाग्य से अतीत के एक अत्यंत कठिन मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने पर उसे ब्रह्मांड की सबसे दुर्लभ, पवित्र और अविनाशी धातुओं में से एक मिथ्रिल का एक बेहद शक्तिशाली और चमकीला टुकड़ा मिला था। आर्यन का पक्का इरादा था कि वो किसी तरह इस मिथ्रिल के टुकड़े का इस्तेमाल अपनी ब्लैक सन तलवार को दोबारा ढालने में करे। लेकिन मूनलाइट गिल्ड के वाइस गिल्ड मास्टर से जो गुप्त जानकारियां आर्यन को मिली थीं,
उनके अनुसार इस पिछड़े और सुदूर चंदनपुर गांव के साधारण लोहार और कारीगर इतने कुशल या सक्षम नहीं थे जो मिथ्रिल जैसी दिव्य और प्रचंड धातु पर काम करने का जोखिम भी उठा सकें। इसके लिए उसे आगे चलकर किसी बड़े महानगर या रॉयल एम्पायर की सीमाओं के पास स्थित मास्टर क्राफ्ट्समैन के पास जाना था। मगर आज के इस खौफनाक और जानलेवा ई रैंक मिशन में जीवित रहने के लिए उसे तुरंत एक ऐसी अस्थायी तलवार, टेम्पररी वेपन की सख्त जरूरत थी जो इस भयंकर लड़ाई में उसका साथ दे सके, जिसके टूटने का डर न हो। आर्यन के पास इस वक्त सिस्टम स्टोर में पूरे 8000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मौजूद थे, जिनसे वो सीधे सिस्टम की गुप्त और दिव्य दुकान से एक से बढ़कर एक जादुई तलवारें खरीद सकता था। लेकिन आर्यन ने यहां अपने शातिर दिमाग, चालाकी और गहरी दूरदर्शिता का परिचय दिया। उसने ठंडे दिमाग से सोचते हुए मन ही मन हिसाब लगाया। पहली बात तो यह है कि मुझे भविष्य के किसी बहुत बड़े और अप्रत्याशित संकट के लिए इन मूल्यवान 8000 सिस्टम पॉइंट्स को तिजोरी में बंद करके रखना चाहिए। इन्हें अभी खर्च करना बेवकूफ़ी होगी। दूसरी बात, मुझे सिर्फ एक अस्थायी हथियार की जरूरत है, क्योंकि मेरा अंतिम लक्ष्य तो अपनी ब्लैक सन तलवार को ही दोबारा बनवाना है। इसके अलावा मूनलाइट गिल्ड के विशेष क्रिस्टल कार्ड में इस वक्त मेरे पास पूरे 49,000 गोल्ड कॉइन्स की अंधी दौलत जमा है। इस काम के लिए इन सांसारिक सिक्कों का इस्तेमाल करना ही सबसे समझदारी भरा और सटीक फैसला होगा। यही सोचकर आर्यन सुबह की पहली किरण के साथ सीधे कल्टीवेटर हॉल के मुख्य बाजार की तरफ चल पड़ा। जब वो वहां पहुंचा तो दृश्य कल जैसा नहीं था। मुख्य गेट पर खड़े भारी हथियारों से लैस पहरेदार और सुरक्षाकर्मी अब आर्यन को बहुत अच्छी तरह से पहचानते थे। कल ट्रिब्यूनल कोर्ट की उस ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाली सुनवाई में वाइस गिल्ड मास्टर द्वारा स्वयं आर्यन की जमानत लेने, साम्राज्य सत्ता को चुनौती देने और समर के परिवार की हक की गवाही के बाद आर्यन का नाम पूरे कल्टीवेटर हॉल के कल्टीवेटर्स के बीच बेहद सम्मान और खौफ के साथ लिया जाने लगा था। जैसे ही पहरेदारों ने आर्यन को आते देखा, उन्होंने अदब से झुककर अपनी छाती पर हाथ रखा और उसका स्वागत किया। बिना किसी पूछताछ या चेकिंग के उन्होंने सीधे मुख्य द्वार खोल दिया। नन्हा शार्दूल इस दौरान बड़ी ही चतुराई और जादुई शांति से आर्यन की पीठ पर टंगे हुए उस विशेष स्पेस बैग के भीतर पूरी तरह दुबका हुआ था। उसकी चमकीली आंखें बैग की महीन झिल्ली से बाहर की हलचल को भांप रही थीं। आर्यन ने सीधे कल्टीवेटर हॉल के मुख्य प्रशासनिक काउंटर पर जाकर वहां के वरिष्ठ कर्मचारी से अपनी आवश्यकता बताई। कर्मचारी ने आर्यन के मूनलाइट गिल्ड कार्ड की विशेष चमक और उसके शरीर से निकलने वाले उस बदले हुए प्रचंड और भारी ऑरा को भांप लिया, जो पैरामीटर्स मैक्स आउट होने के कारण रह रहकर स्पंदित हो रहा था। उसने अत्यंत सम्मान से झुकते हुए कहा, कल्टीवेटर आर्यन, यदि आप सचमुच प्रीमियम क्वालिटी, अविनाशी मजबूती और एक बेहद विश्वसनीय हथियार की तलाश में हैं, तो आपको सामान्य बाजार छोड़कर हमारे कल्टीवेटर हॉल की 5th फ्लोर 5वीं मंजिल पर जाना चाहिए, जहां केवल विशिष्ट कल्टीवेटर्स को ही प्रवेश मिलता है। कर्मचारी के बताए अनुसार आर्यन कल्टीवेटर हॉल के उस विशेष जादुई लिफ्ट की तरफ बढ़ा, जो किसी साधारण रस्सियों या चरखियों से नहीं बल्कि शुद्ध उच्च स्तरीय माना क्रिस्टल्स की जादुई शक्ति से संचालित होती थी। जैसे ही आर्यन ने लिफ्ट के भीतर कदम रखकर 5th फ्लोर का जादुई बटन दबाया, लिफ्ट के चारों कोनों में जड़े क्रिस्टल्स में से एक गाढ़ी नीली रोशनी फूटी और लिफ्ट बिना एक भी कतरे की आवाज किए बिजली की अकल्पनीय रफ्तार से सीधे ऊपर की ओर खींचती चली गई। 5th फ्लोर पर पहुंचते ही आर्यन के सामने हथियारों का एक ऐसा जादुई और विस्मयकारी संसार खुल गया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। दीवारों पर जादुई सुरक्षा घेरों के भीतर तैरती हुई तलवारें, कुल्हाड़ियां और भाले रखे थे, जिनसे अलग अलग कल्टीवेशन तत्वों एलिमेंट्स की ऊर्जा फूट रही थी। वहां तैनात मुख्य वेपन एक्सपर्ट ने आर्यन के चेहरे की गंभीरता को देखते हुए मुस्कुराकर तलवारें दिखाना शुरू किया। सर, ये पहली तलवार देखिए, इसका नाम है फ्लेम फैंग। यह शुद्ध ज्वालामुखी के लावा रॉक और कल्टीवेटेड आयरन के मिश्रण से ढाली गई है। जब आप दुश्मन पर वार करेंगे तो ये अपने आप विनाशकारी आग की लपटें छोड़ती है जो दुश्मन के खून को सुखा देती हैं। इसकी कीमत 12,000 गोल्ड कॉइन्स है। अगर आपको बर्फ तत्व पसंद है तो ये दूसरी तलवार देखिए, फ्रॉस्ट बाइट। ये उत्तरी बर्फीले पहाड़ों के प्राचीन ग्लेशियर क्रिस्टल से बनाई गई है। इसका एक भी मामूली कट दुश्मन के जख्मों और उसकी धमनियों के रक्त को तुरंत जमा कर उसे पंगु बना देता है। इसकी कीमत 15,000 गोल्ड कॉइन्स है। आर्यन उन चमकदार तलवारों को देख रहा था, लेकिन उसकी पैनी और जादुई नजरों को कुछ और ही चाहिए था। तभी उसकी नजर उस भव्य हॉल के सुदूर कोने में मखमली कपड़े पर रखी एक विशेष तलवार की तरफ गई।
उस तलवार को देखते ही आर्यन का दिल जोर से धड़क उठा। वो तलवार दिखने में काफी हद तक उसकी पुरानी नष्ट हो चुकी ब्लैक सन तलवार जैसी ही काली, रहस्यमयी और कड़क दिखती थी। हालांकि जादुई शक्ति और आंतरिक आत्मा के मामले में वो उसकी असली तलवार के मुकाबले बेहद साधारण थी, लेकिन इस समय के जानलेवा और अनिश्चित मिशन में बेरहमी से उपयोग करने के लिए यह सबसे बेहतरीन और फौलादी हथियार था। आर्यन ने आगे बढ़कर उस तलवार की काली मूठ पर अपना हाथ रखा। छूते ही एक ठंडी जादुई सिहरन उसकी उंगलियों से होते हुए उसकी कलाई तक दौड़ गई। उसने वेपन एक्सपर्ट की तरफ देखकर कहा, मुझे कोई आग या बर्फ नहीं चाहिए, मुझे ये तलवार चाहिए। कर्मचारी ने तुरंत जादुई रिकॉर्ड बुक को देखा और थोड़ा हैरान होते हुए कहा, सर, आपकी पसंद सचमुच अद्भुत है। यह शैडो ब्लेड है। यह शुद्ध डार्क आयरन के गाढ़े कोर से बनी है। इसमें कोई बाहरी एलिमेंटल शोबाजी नहीं है, लेकिन इसकी प्राकृतिक मजबूती और धार इतनी असाधारण है कि ये बड़े से बड़े जादुई जानवर की चमड़ी को मक्खन की तरह काट सकती है। इसकी अंतिम कीमत 9000 गोल्ड कॉइन्स है। आर्यन ने बिना एक पल की भी देरी या मोलतोल किए तुरंत अपना मूनलाइट क्रिस्टल कार्ड निकाला और काउंटर पर स्वाइप कर दिया। पलक झपकते ही 9000 गोल्ड कॉइन्स उसके खाते से कट गए और वो चमचमाती, भारी और घातक शैडो ब्लेड अब आधिकारिक तौर पर आर्यन की हो चुकी थी। उसने तलवार को अपनी कमर पर बांधा तो उसे एक अलग ही सुरक्षा का एहसास हुआ। तलवार खरीदने के बाद आर्यन का शातिर और रणनीतिक दिमाग अब डार्क जोन के उस जानलेवा मिशन की सुरक्षा रणनीति और चक्रव्यूह बनाने में जुट गया। वो जानता था कि केवल तलवार के दम पर वो 100 खूंखार जानवरों और उस चौथे स्तर की शापित आत्मा का सामना अकेले नहीं कर सकता। चालाकी का इस्तेमाल करते हुए उसने अगले ही घंटे में पूरे 20,000 गोल्ड कॉइन्स पानी की तरह बहाकर कई अत्यंत दुर्लभ, निषेधित और जरूरी सामग्रियां खरीदीं, जिनमें मुख्य रूप से शामिल थे मैजिकल ट्रैप नेट, जादुई शिकारी जाल। ये एक बेहद महंगा और उच्च स्तरीय जाल था जो अपनी जादुई रस्सियों के कारण बड़े से बड़े कल्टीवेटेड जानवर को भी उसकी जगह पर पूरी तरह जकड़कर उसके मना को ब्लॉक कर सकता था। मैजिकल एक्सप्लोजिव्स, उच्च तीव्रता वाले जादुई विस्फोटक। भारी मात्रा में खरीदे गए ये विस्फोटक इतने शक्तिशाली थे कि इनके फटने से कल्टीवेशन लेवल 2 और 3 के जीवों के चीथड़े उड़ सकते थे। आर्यन का प्लान था कि वो जानवरों के सीधे संपर्क में आने की बजाय दूर से ही उन पर घातक हमला करे। मैजिकल बेट, जादुई चारा, ये एक विशेष जड़ी बूटियों और खून से सना हुआ चारा था जिसकी गंध सूंघते ही डार्क जोन के खूंखार जानवर अपनी सुध बुध खोकर खींचे चले आते थे। हीलिंग पिल्स, किसी भी आपातकालीन स्थिति में बहते हुए खून को रोकने और अंदरूनी जख्मों को मिनटों में भरने वाली कुछ अत्यंत महंगी दवाइयां। इस भयंकर और विशाल खरीदारी के बाद आर्यन के क्रिस्टल कार्ड में अब कुल 20,000 गोल्ड कॉइन्स ही बाकी रह गए थे। यानी 49,000 में से 29,000 सिक्के उसने अपनी सुरक्षा और बारूद पर खर्च कर दिए थे। लेकिन आर्यन इस भारी खर्च से अंदर ही अंदर पूरी तरह संतुष्ट और बेखौफ था, क्योंकि वो जानता था कि जान बची तो ऐसी दौलत वो फिर कभी भी कमा लेगा। कल्टीवेटर हॉल के उस विशिष्ट बाजार से हथियारों, जादुई विस्फोटकों और घातक सामग्रियों से पूरी तरह लैस होने के बाद आर्यन फौलादी कदमों से सीधे समर के उस आलीशान होटल की तरफ बढ़ा। सुबह की ताज़ा धूप अब चंदनपुर की गलियों को चमका रही थी, लेकिन आर्यन का पूरा ध्यान डार्क जोन के उस अनजाने चक्रव्यूह पर ही केंद्रित था। जैसे ही वो होटल के भीतर पहुंचा, समर और उसके अंधे दादाजी मुख्य हॉल में ही उसका इंतजार कर रहे थे। आर्यन को पूरी तरह सुरक्षित और एक नई, रहस्यमयी काली तलवार के साथ देखकर दोनों के चेहरों पर राहत की सांस आई। आर्यन ने बिना कुछ छुपाए अत्यंत शांत और गंभीर लहजे में उन्हें अपनी आगामी यात्रा और मूनलाइट गिल्ड के उस खतरनाक ई-रैंक का टास्क के बारे में बता दिया। उसने समर से कहा, समर, मैं कुछ दिनों के लिए चंदनपुर की भौगोलिक सीमा से बाहर उस सुदूर जंगली इलाके में जा रहा हूं। मुझे इस यात्रा के लिए कुछ ऐसा सूखा, हल्का और अत्यधिक पौष्टिक भोजन पैक करके दे दो जो इस जादुई वातावरण में लंबे समय तक खराब न हो। ये सुनते ही समर और उसके अंधे दादाजी ने आर्यन के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त किया। वे दोनों अच्छी तरह जानते थे कि आज वे जिस आलीशान होटल के बेखौफ मालिक बनकर खड़े थे, वो केवल और केवल आर्यन के कारण ही मुमकिन हुआ था। उस धोखेबाज होटल के दलाल ने जब उन्हें को मारने की साजिश रची थी, तब आर्यन ही था जिसने उस दलाल की अंधी ताकत के सामने खड़े होकर समर और उसके दादाजी के अधिकारों की रक्षा की थी। उसी ऐतिहासिक मदद के कारण आज वे इस आलीशान संपत्ति के असली हकदार बने बैठे थे। वृद्ध दादाजी ने भावुक होकर समर को अंदर से विशेष सामग्रियां लाने का इशारा किया।
उन्होंने खुद अपने कांपते मगर बरसों के अनुभवी हाथों से शुद्ध जादुई जड़ी बूटियों, विशेष अनाजों और कल्टीवेटेड शहद से युक्त एक ऐसा दिव्य भोजन तैयार किया जो कल्टीवेटर्स के शरीर में मना माना की कमी को पूरा करता था। भोजन को एक मखमली कपड़े में पैक करके आर्यन के हाथों में सौंपते हुए दादाजी ने कहा, बेटा आर्यन, ये विशेष भोजन तुम्हें उस भयानक जंगल के भीतर कभी भी शारीरिक थकान या ऊर्जा की कमी महसूस नहीं होने देगा। तुमने उस दलाल के चंगुल से हमारे हक और इस होटल को बचाकर हम पर जो भरोसा जताया था, उसी के कारण आज हम समाज में सिर उठाकर जी रहे हैं। भगवान तुम्हारी हर पल रक्षा करे और तुम विजयी होकर वापस लौटो। समर ने भी आर्यन का हाथ थामते हुए बहुत ही शांत और गंभीर आवाज में कहा, आर्यन भाई, आप जानते हैं कि अगर आप उस दिन उस दलाल और उसके कल्टीवेटर गुंडों के सामने न खड़े होते तो आज मेरा पूरा परिवार सड़क पर आ चुका होता। इस होटल का मालिक बनना तो दूर, हमारे पास रहने की छत तक नहीं बचती। आपकी इस मदद को हम कभी नहीं भूल सकते। बस हमारा ये छोटा सा समर्पण स्वीकार कीजिए और अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखिएगा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए समर का हाथ थपथपाया और कहा, समर, हम दोस्त हैं और दोस्तों के बीच कभी एहसानों का तराजू नहीं रखा जाता। तुम्हारे दादाजी का ये स्नेह मेरे लिए दुनिया के किसी भी महंगे कल्टीवेशन रिसोर्स से कहीं बढ़कर है। सुबह के तकरीबन 9 बजे बज चुके थे। अब विदाई की घड़ी थी। आर्यन ने उस भोजन को अपनी हाई टियर स्टोरेज रिंग के भीतर सुरक्षित रखा। उसकी पीठ पर भारी सामान था, कमर पर शैडो ब्लेड लटक रही थी और उसकी पीठ के जादुई स्पेस बैग के भीतर नन्हा शार्दूल पूरी तरह छुपकर बैठने के लिए तैयार था। चंदनपुर गांव की सीमाओं के भीतर आम लोगों और गिल्ड के जासूसों की शकभरी नजरों से पूरी तरह बचने के लिए आर्यन ने गांव की आखिरी गली में पहुंचते ही अपनी सबसे बेहतरीन और रहस्यमयी जादुई तकनीक शैडो वॉकिंग को सक्रिय कर दिया। इस तकनीक के सक्रिय होते ही आर्यन का ठोस शरीर एक धुंधली काली परछाई में तब्दील हो गया। वो हवा की एक ठंडी लहर की तरह पलक झपकते ही चंदनपुर गांव की घनी आबादी से बाहर निकल गया और किसी को कानों कान भनक तक नहीं लगी। करीब 1 घंटे के निरंतर और तीव्र सफर के बाद वो चंदनपुर साम्राज्य की उस अंतिम सीमा पर पहुंच गया जहां से आगे मानव सभ्यता खत्म होती थी और उस खौफनाक दमघोंटू डार्क जोन की शुरुआत होती थी। सीमा पर साम्राज्य की एक अत्यंत कड़क, विशाल और पत्थरों से बनी मिलिट्री आउटपोस्ट सैन्य चौकी खड़ी थी। चौकी की बुर्जियों पर भारी जादुई तीर कमान लिए सैनिक हर पल चौकन्ने खड़े थे। वहां तैनात सैनिक आर्यन को व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल नहीं जानते थे। जैसे ही आर्यन ने उस चौकी के मुख्य द्वार को पार करने की कोशिश की, वहां खड़े भारी बख्तरबंद पहरेदारों ने पलक झपकते ही अपने नुकीले भाले और भारी तलवारें आर्यन की छाती के ठीक सामने तान दी। चौकी का माहौल अचानक बेहद तनावपूर्ण हो गया। एक सैनिक कड़कती हुई, रोबीली आवाज में चिल्लाया, रुक जाओ, अजनबी, अपने कदम यहीं रोक लो। आगे जाना पूरी तरह वर्जित और प्रतिबंधित है। यह मौत के साम्राज्य डार्क जोन की खूनी सीमा है। इसके पार कदम रखने का सीधा मतलब है अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना। बिना साम्राज्य के विशेष परमिट के यहां से परिंदा भी पर नहीं मार सकता। चुपचाप वापस लौट जाओ। आर्यन के चेहरे पर घबराहट का एक कतरा भी नहीं उभरा। उसने अपनी आंखों में एक अचल, फौलादी दृढ़ता लाते हुए अत्यंत शांत, नपे-तुले और गंभीर लहजे में कहा, सैनिकों, अपनी तलवारें नीचे करो। मैं मूनलाइट गिल्ड का एक आधिकारिक और मोहरबंद कल्टीवेटर हूं। मुझे यहां स्वयं गिल्ड की तरफ से एक विशेष और अत्यंत महत्वपूर्ण टास्क को पूरा करने के लिए भेजा गया है। यह कहकर आर्यन ने बिना किसी जल्दबाजी के अपने सीने के पास से मूनलाइट गिल्ड का वो चमचमाता हुआ विशेष क्रिस्टल कार्ड निकाला और सैनिकों के सामने कर दिया। जैसे ही उन पहरेदार सैनिकों की पैनी नजर उस कार्ड पर उकेरी गई, स्वयं लेडी गिल्ड मास्टर की विशिष्ट जादुई मुहर और चमकते हुए प्रतीकों पर पड़ी, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उनके भाले अपने आप थोड़े पीछे हट गए। तभी उस पूरी मिलिट्री आउटपोस्ट का सबसे मुख्य, कड़क और दशकों का अनुभवी वेटरन सोल्जर, वरिष्ठ कमांडर आगे आया। उसने अपनी आंखों को सिकोड़कर आर्यन के चेहरे को देखा और फिर उसके शरीर से लगातार फूट रहे उस कल्टीवेशन लेवल 2 के प्रचंड ऑरा को महसूस किया। कमांडर ने एक अत्यंत गहरी ठंडी सांस ली और बेहद संजीदा आवाज में कहा, कल्टीवेटर आर्यन, मूनलाइट गिल्ड की मुहर का मैं सम्मान करता हूं और तुम्हारी इस अदम्य हिम्मत की दाद भी देता हूं, लेकिन एक अनुभवी सैनिक होने के नाते मैं तुम्हें आखिरी बार साफ और सीधी चेतावनी दे रहा हूं। ये जंगल कोई साधारण शिकारगाह नहीं है।
चंदनपुर की सीमा के बाहर इस क्षेत्र के जानवर अत्यंत हिंसक, चालाक और पूरी तरह अप्रत्याशित होते हैं। जिस 10 एसेंस कोर वाले टास्क के लिए तुम जा रहे हो, उसे पूरा करने के लिए फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्तर 2 के शीर्ष पर बैठे दिग्गज भी अकेले जाने की हिम्मत नहीं करते। वे भी 10-10 योद्धाओं की मजबूत टीम बनाकर जाते हैं। तुम अभी बहुत युवा हो। मेरी मानो तो अपने प्राणों की आहुति देने से बचो और यहीं से अपने पैर पीछे खींच लो। वहां एक बार द्वार बंद हुआ तो वापस लौटने की कोई गारंटी नहीं है। आर्यन ने अपनी नई तलवार शैडो ब्लेड की काली मूठ पर अपना दाहिना हाथ रखा। उसकी उंगलियों की पकड़ फौलाद की तरह मजबूत हो गई। उसने कमांडर की आंखों में सीधे देखते हुए अत्यंत अटल, गूंजती हुई और बेखौफ आवाज में कहा, आपकी इस मूल्यवान और जीवन रक्षक सलाह के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सीनियर। मैं आपकी चिंता का सम्मान करता हूं। लेकिन इतिहास गवाह है कि आर्यन पीछे हटने के लिए कभी अपने कदम आगे नहीं बढ़ाता। मैं यहां तक लड़ने और जीतने आया हूं, मरने या डरने नहीं। कृपया मुझे आगे जाने का रास्ता दें। आर्यन की इस हिमालय जैसी अचल दृढ़ता और उसकी आंखों में मृत्यु के प्रति छाई उस ठंडी उदासीनता को देखकर वो वरिष्ठ कमांडर अंदर तक हिल गया। वो समझ गया कि इस कल्टीवेटर का इरादा बदलना नामुमकिन है। उसने भारी मन से अपने साथियों की तरफ देखा और पीछे हटने का इशारा कर दिया। चौकी का भारी, लोहे का विशाल और गूंजता हुआ फाटक धीरे धीरे खुला। एक जोरदार चरचराहट की आवाज के साथ डार्क जोन का रास्ता साफ हुआ और आर्यन ने बिना एक पल भी गंवाए उस खौफनाक और शापित सीमा के भीतर अपना पहला फौलादी कदम रख दिया। उसके पीछे भारी फाटक एक जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया, मानो बाहरी दुनिया के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद हो गए हों। वहां प्रवेश करते ही आर्यन का पूरा शरीर, उसका एक एक रोम और उसकी आत्मा पूरी तरह सतर्क, अलर्ट हो गई। वहां का वातावरण चंदनपुर से बिल्कुल अलग और डरावना था। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम थी और उसकी जगह जादुई ऊर्जा का एक खूनी, भारी और दमघोटू दबाव, प्रेशर चारों तरफ फैला हुआ था। आसमान काले और गहरे सलेटी बादलों से ढका था, जिसके कारण चारों ओर एक रहस्यमयी और धुंधला सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर दूर तक फैले प्राचीन, काले और सूखे पेड़ों की टहनियां ऐसी लग रही थीं मानो किसी कंकाल के हाथ हवा में लहरा रहे हों। रह रहकर दूर से किसी खुखार जादुई जानवर की रोंगटे खड़े कर देने वाली बहाड़ गूंज उठती थी, जो कलेजे को कंपाने के लिए काफी थी। आर्यन ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वो तुरंत बिजली की फुर्ती से एक विशाल, प्राचीन चट्टान की ओट में जाकर छुपकर बैठ गया, जहां से उसे सामने का बड़ा मैदान साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपनी हाई टियर स्टोरेज रिंग से सामान निकाला और उसका शातिर दिमाग बिजली की रफ्तार से सोचने लगा। उसने बाजार से खरीदे गए उस उच्च स्तरीय जादुई शिकारी जाल, शक्तिशाली विस्फोटकों और उस खून से सने जादुई चारे को जमीन पर व्यवस्थित रूप से फैलाया। वो जानता था कि सीधे से खुखार जानवरों से आमने सामने लड़ना बेवकूफ़ी होगी। उसकी रणनीति थी कि वो उस जादुई चारे की तीव्र गंध से जानवरों को एक एक करके या छोटे समूहों में इस चट्टान की तरफ आकर्षित करे, उन्हें उस जादुई जाल में पूरी तरह जकड़े और फिर बिना अपनी जान को जोखिम में डाले, दूर से ही उन जादुई विस्फोटकों और अपनी शैडो ब्लेड की मदद से उनका काम तमाम कर दे। ये एक अचूक और जानलेवा मास्टर प्लान था। उसने अपने बैग का ऊपरी हिस्सा थोड़ा खोला तो नन्हे शार्दुल ने भी बाहर झांककर अपनी चमकीली नीली आंखों से उस खूनी वातावरण को देखा। शार्दुल के शरीर की सफेद रोएं खड़ी हो चुकी थीं और उसके भीतर से एक हल्की, सुलगती हुई गुर्राहट निकली। वो भी इस चक्रव्यूह में अपने भाई आर्यन के साथ शिकार करने के लिए पूरी तरह तैयार था। आर्यन ने अपने हाथ में पहला विस्फोटक लिया। उसके चेहरे पर एक शातिर, क्रूर और फौलादी मुस्कान उभर आई। वो अच्छी तरह जानता था कि इस मौत के खेल में उसका पहला कदम ही ये तय करने वाला है कि वो इस खौफनाक डार्क जोन का सबसे बड़ा शिकारी बनेगा या फिर उस चौथे स्तर की शापित आत्मा का शिकार। अब अगले एपिसोड में देखना बेहद रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाला होगा। जब आर्यन डार्क जोन के भीतर अपना ये पहला जादुई चक्रव्यूह और चारा बिछाएगा, तो क्या उसका ये मास्टर प्लान उन आदमखोर जानवरों पर भारी पड़ेगा और वो चौथे स्तर की शापित आत्मा किस रूप में आर्यन के सामने प्रकट होगी? जानने के लिए जुड़े रहें द डार्क लेगेसी, एक नया सफर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।